नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज द सॉइल वाटर। सॉइल वाटर बेसिकली क्या बोल रहा है, वो पानी जो कि सॉइल के अंदर है उसको हम बोलते हैं क्या, सॉइल वाटर है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम सॉइल वाटर को, ठीक है। दूसरा, व्हाई सॉइल इंपॉर्टेंट, पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सॉइल वाटर पढ़ना मतलब, सॉइल वाटर का मतलब है कि जमीन के नीचे की लाइफ, क्या बोल सकते हैं, जमीन की जो लाइफ होती है ना, लाइफ लाइन, उसको बोलते हैं हम सॉइल वाटर। अब क्वेश्चन होता है कि सर जमीन की लाइफ लाइन क्यों बोल रहे हैं। देखो, क्या इसके बिना, सॉइल वाटर के बिना क्या पौधा बच सकता है, क्या कोई फसल बच सकती है। तो बिना जमीन के लाइफ लाइन के ना तो कोई पौधा बचेगा ना ही कोई फसल बचेगी। तो इसलिए सॉइल वाटर का पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया क्यों पढ़ना है। दूसरा, 5 तरीके के हमारे क्या होते हैं, सॉइल वाटर होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, एक तो ग्रेविटी वाटर होता है, जिसको बहुत सारे नामों से लिया जाता है। या तो भाई फ्री वाटर बोलेंगे, या तो हमारा क्या बोलेंगे, ग्रेविटी वाटर बोल देंगे इसको, है ना, या फिर बोलेंगे इसको ग्राउंड वाटर बोल देंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। सबसे पहले की जिसके क्या है, ग्राउंड वाटर है। दूसरा क्या है, एडजॉर्ब वाटर है। अब एडजॉर्ब वाटर में भी 2-3 आते हैं। देखो, तीसरा कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। और फोर्थ वन कौन सा है, फिल्म वाटर है। और जो लास्ट वन है वो क्या है हमारा, कैपिलरी वाटर, ठीक है। और जो सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ वन भी ऐड कर लो इसमें, कौन सा है, स्ट्रक्चरल वाटर, राइट। अच्छा, मैंने बोला था कि स्ट्रक्चरल वाटर को हम इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम 6 वाला नहीं बोल रहे ज्यादातर, पर हम पढ़ेंगे जरूर कि स्ट्रक्चरल वाटर बेसिकली होता क्या है। समझ में आया क्या, कि सॉइल वाटर इज बेसिकली द जमीन की लाइफ लाइन, ठीक है। विदाउट इसके ना तो हमारी कोई फसल उगेगी, ना ही हमारा कोई पौधा उत्पन्न हो सकता है। क्लियर हो गया, या फिर उसकी ग्रोथ हो सकती है। क्लियर हो गया, 5 तरीके के होते हैं। दूसरा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। और जो पहली वाली है कौन सा है, वो ग्राउंड वाटर, ग्रेविटी वाटर, फ्री वाटर, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, पहला। तो ग्राउंड वाटर बेसिकली होता क्या है, देखो, एक होती है हमारी सरफेस, ठीक है, जहां पे आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। अब इस सरफेस के नीचे होता है हमारा कहीं ना कहीं क्या, ग्राउंड वाटर टेबल, होता है कि नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल। और इस ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या होता है हमारा यहाँ पे, वाटर। अब ये जो वाटर है ये बेसिकली आया कहां से, ऊपर से रेनफॉल हुई। अब इस रेनफॉल का पानी क्या है, हमारे ग्राउंड पे आएगा। यहाँ पे क्या है रखी हुई, इसके ऊपर सॉइल है। अब इस सॉइल्स के छोटे छोटे पोर्स से क्या हो रहा है कि हमारा पानी जो है यहाँ से नीचे ट्रेवल करेगा, ठीक है, यहाँ से ट्रेवल करेगा और ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगा। इसी तरह से फ्रीली क्या है, वहां से मूव करेगा, यहाँ से नीचे तक जाएगा, ड्रेन ऑफ हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये जो पानी है यहाँ पे देखो फ्रीली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको और क्या नाम से बोलते हैं, इट्स अ फ्री वाटर। दूसरा, ये पानी फॉल क्यों कर रहा है, ये नीचे को ड्रेन क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो इसका दूसरा नाम भी क्या आ जाता है, ग्रेविटी वाटर, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, तीसरा क्या है कि ग्राउंड के नीचे है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। क्लियर हो गया, तो ये 3-4 नाम है ग्राउंड वाटर टेबल के। और उल्टे ट्रायंगल से क्या करते हैं हम, शो करते हैं जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल होता है। क्लियर हो गया जो भी मैंने बोला आपको, इतना क्लियर हो आपको, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ग्राउंड वाटर, ग्रेविटी वाटर, विच इज वाटर दैट कंप्लीटली फिल्स द सॉइल पोर्स बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो यहीं पे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे भी कि देखो सारे जितने भी हाइड्रोलिक के लॉज है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, या फिर ग्रेविटी वाटर क्या है, या फ्री वाटर क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। ऐसे ही क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, फ्री वाटर, या फिर आप ग्राउंड वाटर बोल लो। समझ में आया। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि वाटर फाउंड जो हमारे कुएं में मिलता है या एक्वाफायर्स में मिलता है, राइट। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एडजॉर्ब्ड वाटर। क्या है, एडजॉर्ब्ड वाटर, ठीक है। अब इस एडजॉर्ब वाटर को समझते बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि एडजॉर्ब वाटर क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा भी है एडजॉर्ब वाटर क्या है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ना आपको समझना क्या है कि देखो दो लेयर्स होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले बनती है एक हाइग्रोस्कोपिक लेयर, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक लेयर, कौन सी लेयर, हाइग्रोस्कोपिक लेयर। दूसरी कौन सी बनती है हमारी, फिल्म लेयर, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले बनती है हमारी कौन सी, हाइग्रोस्कोपिक लेयर, फिर बनती है उसके बाद हमारी फिल्म लेयर। और इसी स्टेप्स में बनती है। सबसे पहले कौन सी बनेगी, हाइग्रोस्कोपिक लेयर, फिर उसके बाद बनेगी फिल्म लेयर। अब बेसिकली अब तुम्हारा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि देखो ये क्या है, एक तरह का सॉइल का सॉलिड है। क्या है ये, सॉइल का सॉलिड है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो क्ले होता है ना, अब क्ले के सराउंडिंग में क्या होता है, क्ले के सरफेस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज मैंने क्लियर की थी। अब जब सबसे पहले पानी जब आएगा ना, तो ये पानी क्या करेगा, एक लेयर बना देगा जो कि क्या है, टाइटली क्या है, ये बाउंडेड है। क्या है सबसे पहली लेयर, जब हमारा पानी आएगा कहीं से भी आएगा, चाहे कंडेंस होके क्या है, वाटर वेपर्स जो है हमारे, सबसे पहले सॉलिड सॉइल पार्टिकल को जब वो मिलेगा, तो सबसे पहले कौन सी लेयर बनेगी हमारी, हाइग्रोस्कोपिक लेयर। और फिर जब दोबारा से पानी आएगा, तो दोबारा से जब पानी आएगा तो उसके बाद बनेगी हमारी कौन सी, फिल्म लेयर। समझ में आई ये दो चीजें, क्या बोला मैंने कि हाइग्रोस्कोपिक लेयर सबसे पहले बनती है, फिर बनती है फिल्म लेयर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हाइग्रोस्कोपिक लेयर क्या होती है। बेसिकली ये क्या होती है ना, ये सबसे इनर लेयर होती है जो कि टाइटली बाउंड है किससे, सॉइल पार्टिकल के सरफेस से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल पार्टिकल के क्या है, सरफेस से जो है ये, सरफेस से क्या है ये, बाउंडेड है। क्लियर हो गया इतना कि ये कहां से है, हमारी सबसे इनर लेयर है जो कि सॉइल के सॉलिड के सरफेस पे क्या करती है, ये एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होती है एब्जॉर्ब, एक होती है एडजॉर्ब्ड। अभी जो एडजॉर्ब्ड होती है ना, ये क्या मतलब है, जो कि आपके सरफेस पे रहेगी। फॉर एग्जांपल इसको समझो ऐसे कि मान लो ये आपके सामने क्या है, स्पंज है, ठीक है। जब ये स्पंज ना पूरी तरह से पानी से फिल हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर की लेयर पे एक सरफेस लगेगी, किसकी, पानी की सरफेस लगेगी। अब ये जो सरफेस पे लगी हुई लेयर है ना, इसको बोलते हैं हम एडजॉर्ब्ड वाटर। और जो इसके अंदर है, यानी इस स्पंज के अंदर है जो, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्ब वाटर। कौन सा,
एब्जॉर्ब वाटर और एक होता है एडजॉर्ब वाटर। समझ में आया क्या मतलब है इसका, कि एडजॉर्ब जो सरफेस पे लगा, एब्जॉर्ब जो सरफेस से अंदर है। तो ये समझ में आया। अब यही चीज बोलना चाह रहा है कि एडजॉर्ब वाटर जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्कोपिक लेयर होता है और दूसरा होता है फिल्म लेयर। ठीक है, अब ये ना इसी प्रोसेस में लगते हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्कोपिक लेयर लगेगा, फिर फिल्म लेयर लगेगा। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? ठीक है, अभी हाइड्रोस्कोपिक लेयर कहां बनेगा हमारा? हमारा जो बनेगा ये बनेगा हमारा कहां? सॉइल सॉलिड के सरफेस पे। और ये क्या होगा? टाइटली बाउंड होगा। क्या होगा ये? टाइटली हमारा क्या होगा? TIT ये TLY। ठीक है, टाइटली बाउंड होगा। ठीक है, सॉइल के सॉलिड के सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स के। समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब ये जो वाटर वेपर के कंडेंसेशन है ना, ये भी क्या हो सकता है? ये भी बन सकता है आपका हाइड्रोस्कोपिक लेयर, या फिर कोई सबसे पहला वाटर जो आपको सॉइल सॉलिड को मिला है। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो क्या होता है, जब आप क्या होता है कि आप सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, जब आप नंगे पांव चलते हैं ना, तो आपको क्या दिखेगा कि इसके सरफेस पे ना, ग्राउंड के सरफेस पे क्या है? वाटर है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो वाटर प्रेजेंट है ना, इसी वाटर की मैं बात कर रहा हूं। जब ये कंडेंस हुआ है, जब ये वेपर्स क्या है? कंडेंस हुए हैं, तो जो सबसे पहले वाटर जो हमारे सॉलिड के पास मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? हाइड्रोस्कोपिक लेयर। फिर उसके बाद बनेगी हमारी कौन सी? एक फिल्म लेयर। ठीक है, यही दो मतलब है इन दोनों का। ठीक है, और फिल्म लेयर क्या होगा बेसिकली? जो कि हमारी लूजली बाउंडेड है। क्या है ये? इट इज अ लूजली या फिर लूजली अट्रैक्टेड लेयर। अट्रैक्टेड लेयर। समझ में आया क्यों है हाइड्रोस्कोपिक लेयर क्यों है टाइटली बॉन्ड? क्योंकि देखो यहां पे ना एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिवली चार्ज क्ले है, इस नेगेटिवली चार्ज क्ले को जो पॉजिटिव H पॉजिटिव मिलेगा, तो H पॉजिटिव की वजह से यहां पे एक बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड की वजह से क्या है कि ये टाइटली बाउंडेड है। और इन दोनों में से अब मुझे बताओ, मैंने टाइटली और लूजली बोला है, तो अब मुझे बताओ कि यहां पे जो प्लांट होगा ना, अब ये प्लांट ना कौन कौन सा पानी ले सकता है? बताओ 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 बताओ। तो क्या वो फिल्म वाटर ले सकता है? डेफिनेटली वो फिल्म वाटर ले सकता है। क्या वो हाइग्रोस्कोपिक लेयर ले सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो टाइटली बाउंड है और रूट्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको निकाल ले। दैट इज वाई क्या है कि रूट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोस्कोपिक लेयर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। समझ में आइए दो पॉइंट्स आपको। पहला पॉइंट क्या? टाइटली बाउंडेड हाइड्रोस्कोपिक लेयर, यही सबसे पहले बनेगी जब भी पानी मिलेगा किसी भी सॉइल सॉलिड को, या फिर दूसरी फिल्म लेयर जो कि आपकी हाइड्रोस्कोपिक लेयर के बाद लगेगी, बाद लगेगी। समझ में आया क्या है ये? दूसरा क्या है? ये लूजली अट्रैक्टेड लेयर्स है, और इसका यूज कौन कर सकता है? हमारे प्लांट्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। समझ में आई ये दो चीजें? ठीक है, अच्छा इसका कंडेंसेशन का रोल क्या है? मैंने बोला कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का रोल पता क्या है? जब सॉइल का सरफेस पे जब वेपर कंडेंस होता है ना, तो सबसे पहले कौन सी बनेगी? हाइड्रोस्कोपिक लेयर, और फिर जब उसके बाहर होगी तो कौन सी लगेगी? फिल्म लेयर। बस इतना सही है हमारा कंडेंसेशन का रोल। क्या है? कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स का रोल। अब इनका रोल भी मैंने बता दिया कि वाई कंडेंसेशन। अच्छा बेसिकली क्या होता है ना, कई बार हमारे को लिखा होता है कि कंडेंसेशन ऑफ अ वेपर्स इज नोन एज अ फिल्म वाटर। ऐसा नहीं है, ये देखो है, मतलब ये सही है, ऐसा कुछ नहीं कि गलत है, लेकिन ये ना इनकम्प्लीट है और ये आपको मिसगाइड कर सकती है। ये वाली डेफिनेशन जो होती है ना, ये मिसगाइड कर सकती है। ये ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपकी हाइड्रोस्कोपिक लेयर लगेगी, फिर उसके बाद आपकी कौन सी लगेगी? फिल्म लेयर लगेगी। ये चीज मैंने शायद यहां पे भी लिखी है कि फिल्म वाटर क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ लूजली एब्जॉर्ब वाटर दैट मे बिल्ट अप ओवर द हाइड्रोस्कोपिक लेयर। ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये मैंने यहां पे लिख दिया। may built up over the hygroscopic layer. ठीक है, can also originate from the vapor condensation but it is distinct from the tightly bounded hygroscopic layer. हाइड्रोस्कोपिक वाटर या फिर हाइड्रोस्कोपिक लेयर। क्लियर हो गया इतनी बात जो भी मैंने बोली आपको? फिल्म लेयर का, फिल्म वाटर का भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, यहाँ पे भी लिखी है, लेकिन मैंने इसको और भी क्रिस्प करके यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा है यहाँ पे फिल्म वाटर के लिए? थिन वाटर लेयर है जो कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो कि क्या है हमारी लेयर फॉर्म्ड होगी ओवर हाइड्रोस्कोपिक लेयर ड्यू टू द कंडेंसेशन। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कंडेंसेशन। और भी जितने प्रोसेस है ना जिससे पानी मिलेगा, या तो आप सिंचाई करो, ठीक है, या तो आप क्या करो, पानी डालो हमारी सॉइल के ऊपर, फिर भी जो सबसे पहला वाटर मिलेगा वो हाइड्रोस्कोपिक होगा, फिर उसके बाद फिल्म वाटर बनेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व बट इट कैन बी पार्शली अवेलेबल टू द प्लांट्स। ये क्या है? ये पार्शली अवेलेबल है टू द प्लांट्स। और फिर स्ट्रक्चर वाटर के बारे में बताया। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये दो चीजें? ग्राउंड वाटर के बारे में हमारा क्लियर हो गया। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एडजॉर्ब वाटर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक तो हाइड्रोस्कोपिक लेयर, एक फिल्म लेयर। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसकी क्या है यहाँ पे लिखा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा बेसिकली मुझे ये बताओ, जब हम बात करते हैं फाइन पार्टिकल्स की, फाइन ग्रेन सॉइल की, ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होगी? जिसमें छोटे 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 ऐसे ऐसे क्या है हमारे पार्टिकल है। और जब हम बात करेंगे किसी कोर्स ग्रेन सॉइल की, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा? बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सॉलिड्स होंगे हमारे इनके। ठीक है, अब मुझे बताओ कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा और स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका कम होगा? बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। यस डेफिनेटली जो स्पेसिफिक, और क्यों होगा? क्यों होगा? देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है ना वो फाइन ग्रेन सॉइल का होगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो किसका होगा? हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल का होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया बेसिकली क्या बोलता है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, या तो फिर क्या होगा? वो वेट होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? वो वेट होगा। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है? बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जब हम फाइन ग्रेन सॉइल को देखते हैं ना, तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। क्यों है? देखो एक बड़ा रॉक है, इसके ऊपर अगर हाइड्रोस्कोपिक लेयर बनेगी तो वो कौन सी बनेगी? ये बनेगी, राइट। और इसके ऊपर जब एक और लेयर बनेगी वो कौन सी लेयर बनेगी? फिल्म लेयर लगेगी। अब मान लो ये मैंने तोड़ के छोटे छोटे कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कर दिए, तो इसका सरफेस एरिया पहले इतना ही था,
अब इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब जो वाटर हाइड्रोस्कोपिक लेयर के लिए जो हमारी हाइड्रोस्कोपिक कैपेसिटी होगी ना, वो किसकी ज्यादा होगी, फाइन ग्रेन की ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया। तो यहां पे लिख देता हूं कि जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका क्या होगा, ज्यादा हमारा हाइड्रोस्कोपिक लेयर बनेगा, और ज्यादा ही क्या बनेगा हमारा, क्या बोलते हैं, ज्यादा बनेगा हमारा फिल्म लेयर। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो भी हमारी लेयर्स बन रही है वो डबल डबल हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्लियर हो गया, इतनी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, है ना, फाइन का होगा कि या कोर्स का होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोस्कोपिक लेयर की क्या बोलते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, फाइन ग्रेन सॉइल की या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल की। डेफिनेटली जो फाइन ग्रेन सॉइल है ना, इसकी जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ज्यादा पानी क्ले में रहता है ना, रहता है कि नहीं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। कोर्स ग्रे में क्या आ गया, सैंड। क्या सैंड में ज्यादा पानी रहता है, नहीं रहता है। तो होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, हमारी सबसे पहले फाइन ग्रेन सॉइल की है, और इसकी थोड़ी सी क्या है, कम है। वही चीज यहां पे लिखी है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो क्ले की रहती है वो कितनी रहती है, 16 से लेकर 17% तक, और सिल्ट की रहती है 6 से लेकर 7% तक, और सैंड की रहती है क्या, लेस देन 1% तक। तो समझ में आया क्या बोला मैंने, कि होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, जस्ट बिकॉज उनका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया क्या है, ज्यादा है, इस वजह से क्या है, क्ले की क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आया। अब ये जो चीज है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, अब आप बोलोगे सर ये क्यों बताया आपने, इससे क्या रिलेशन है। देखो इससे पता क्या रिलेशन है, जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना ईएससी में, तो क्वेश्चन आपसे यही रिलेटेड होंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये है क्या, और ये भी पूछ सकते हैं, पर ये बोलेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, क्ले की ज्यादा है, सिल्ट की ज्यादा है, या फिर किसकी, सैंड की ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्ले की ज्यादा है, फिर सिल्ट की है, फिर उसके बाद सैंड की है। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि हमारी क्या है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस तरह से बोलेंगे आप, सबसे पहले क्ले की है, फिर उसके बाद किसकी है, सिल्ट की है, फिर उसके बाद किसकी है, हमारी सैंड की है। याद करने में भी 16 to 17%, ठीक है। इसकी कितनी है, लेस देन 1% है, और इसकी कितनी होगी, 6 से लेकर 7% तक। क्लियर हो गया इतनी चीज, जो भी मैंने बोला आपको कि देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में पता लग गया, और एब्जॉर्ब वाटर के बारे में आपको क्लियर हो गया, एब्जॉर्ब वाटर के बारे में भी क्लियर हो गया, दोनों लेयर्स के बारे में क्लियर हो गया, और फिल्म वाटर का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, राइट। अब आता है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है, वो हम जो जिसको अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे हम, कैपिलरी वाटर। क्या है कैपिलरी वाटर, ये इंपॉर्टेंट हमारा सबसे ज्यादा। ये देखो कैपिलरी वाटर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, राइट। तो उससे पहले ना हम स्ट्रक्चर वाटर कर लेते हैं, फिर कैपिलरी वाटर में डेरिवेशन भी है, तो वो फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा हमारा कौन सा आ गया, स्ट्रक्चर वाटर। बेसिकली स्ट्रक्चर वाटर क्या होता है ना, जब हम स्ट्रक्चर वाटर को देखते हैं ना, ये क्या होता है, एक तरह का कंबाइंड वाटर होता है। क्या है ये स्ट्रक्चर वाटर जो है, एक तरह का क्या है, हमारा कंबाइंड वाटर है, ठीक है। अब कंबाइंड वाटर क्यों बोला मैंने, देखो सॉइल के जो मिनरल्स पार्टिकल है ना, उसके अंदर जो पानी रहता है, उसके अंदर जो पानी रहता है, वो चीज मैंने आपको पहले बताई थी। कब बताई थी मैंने, याद करो, जब मैं टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि वहां पे बनता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, हमारा क्या बनता है, वाटर बॉन्ड बनता है। जब ये वाटर बॉन्ड बन रहा है, ये जो यहाँ पे मैंने वाटर बॉन्ड दिखाया था, यही तो है आपका स्ट्रक्चर वाटर, यही तो क्या है, स्ट्रक्चर वाटर। और ये जो स्ट्रक्चर वाटर है, क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर में इवेपोरेट होगा, बताओ बताओ बताओ, नहीं होगा ये नॉर्मल टेम्परेचर में इवेपोरेट। 40 से लेकर 49 या 48 तक, दिल्ली में तो इतना ही पहुंच जाता है, 48 से लेकर 50 भी पहुंच जाता है। तो 40 से लेकर 50% 50 सेल्सियस में क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा इवेपोरेट होता ही नहीं है स्ट्रक्चर वाटर। ये स्ट्रक्चर वाटर कब इवेपोरेट होता है, जब मोर देन 100% की बात आती है ना, तभी हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर वाटर इवेपोरेट होता है। दैट इज वाई मैंने बोला कि जब हम सॉइल वाटर पढ़ते हैं, तो सॉइल वाटर में हमारा जो स्ट्रक्चर वाटर है उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में तो ये कभी इवेपोरेट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं ये तो नॉर्मल टेम्परेचर में। इसके लिए क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चाहिए, यानी 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चाहिए, राइट। तो फिर मैंने बोला कि देखो यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम क्या है, स्ट्रक्चर वाटर को कंसीडर नहीं करते नॉमेनक्लेचर में, या फिर हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर वाटर को लेते ही नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है इसका ज्यादा, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर वाटर बेसिकली है क्या, जैसे कि मैंने यहां पे बताया। बेसिकली क्या है कि कोई भी ये क्या है, मान लो कि ये क्या है, एक तरह का क्ले मिनरल है, मान लो कि कोई केओलाइट है, ठीक है, या मोनोलाइट है। अब इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो OH ग्रुप से बनता है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यहाँ पे पानी है, अब ये पानी का है, अंदर है, इट इज एड्सॉर्ब, अंदर है, मतलब सॉरी एड्सॉर्ब तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन क्या है, ये अंदर है, ये सॉइल सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर है, क्रिस्टल के अंदर है, दैट इज वाई नहीं बोल सकते इसको। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में तो इवेपोरेट नहीं होता है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए चाहिए आपको मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारे को टेम्परेचर चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। मतलब सिंपल लाइन में समझो कि स्ट्रक्चर वाटर क्या है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल है ना, उस मिनरल के अंदर जो छुपा होता है ना, वो होता है हमारा क्या, स्ट्रक्चर वाटर, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसे नहीं टूटा है, कब टूटा है, जब हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया। जैसे कि अब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हो, ठीक है। अच्छा ये जो हमारा क्ले के अंदर हमारा जो क्या होता है, पानी होता है। अब इस क्ले के अंदर जो पानी होता है, इसकी वजह से ही तो क्या बनता है हमारा, हमारा क्या बनता है, इसकी प्लास्टिसिटी वगैरह ये सब हमारी चीजें मिलती है, इसको मिलती कि नहीं। क्ले के अंदर जो भी पानी होता है, वही तो हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ये सब के लिए, है ना। अब मान लो कि छोटी सी क्ले लेके आपने क्या कर दिया, एक मटका बना दिया, ठीक है। अब इस मटके को क्या करो, इस मटके को हीट करो। तो जब इसमें हीटिंग हो रही है, तो ये इतना हार्ड कैसे हो जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना कि ये हार्ड कैसे हो जा रहा है। देखो क्या हो रहा है कि क्ले की क्या है,
क्ले बेसिकली हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज दिखाता है, ये सब कुछ दिखाता है जो भी मैंने आपको बताया, राइट। अब इतनी सी क्ले से इतना बना देना मतलब इसकी प्लास्टिसिटी है। अब इसकी प्लास्टिसिटी में जब हम हीट कर रहे हैं, इसको हम हीट करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो बेसिकली इसका जो वाटर है ना वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चरल वाटर है ना वो हमारा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्या क्यों लूज हुआ है, क्यों हार्ड हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि देखो छोटी सी क्ले से आप एक बड़ा सा मटका बनाओ, उस मटके को हीट करो और हीट करके आप क्या करो, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारा वाटर है उसको क्या करना है, हमारे को इवेपोरेट कर देना है। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज। अच्छा, दूसरा क्या है, एक होता है इंड्यूलेटेड क्ले। क्या बोलते हैं, इंड्यूलेटेड क्ले। इंड्यूलेटेड क्ले किसको बोलते हैं, हार्डन क्ले को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हार्डन क्ले को हम क्या बोलते हैं, इंडुलेटेड क्ले बोलते हैं। मतलब ये है कि देखो यहाँ ये प्रोसेस तक पहुंच गई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करो, इसको तोड़ दो और इसको ग्राइंड कर दो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको बना दो। ये बड़े बड़े बता रहा हूं लेकिन होंगे कितने, ये बहुत छोटे छोटे होंगे। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल में अगर तुम पानी भी डालोगे तो ये क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी शो करेगा। क्वेश्चन उठता है कि ये प्लास्टिसिटी शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये, क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर वाटर क्या हो चुका है, लूज हो चुका है। और जितना भी पानी मिलाओ फिर से ये बॉन्डिंग वैसी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेटली पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्लियर हो गया ये चीज। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इंडोलेटेड क्ले यानी हार्डन क्ले। अब ये कौन सी क्ले हो जाएगी हमारी, हार्डन क्ले, जिसमें भी वाटर क्या है हमारा है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है स्ट्रक्चर में। क्लियर हो गया इतनी चीज। ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, स्ट्रक्चर वाटर भी क्लियर कर दिया, एडसॉर्ब वाटर भी क्लियर कर दिया, राइट। और कौन सा बचा है हमारा, कैपिलरी वाटर बचा है। ठीक है, एक और करेक्शन है यहाँ पे, क्या लिखना, इंडोरेटेड, RATED, इंडोरेटेड क्ले। ठीक है, ये करेक्शन है, मैंने एल लिख दिया था यहाँ पे, राइट। समझ आया। अब कैपिलरी वाटर पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे कि वाटर है इन अ सॉइल पोर्स यानी सॉइल के छेद में, ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से फॉर्मिंग अ फिल अबव द film above the water table moves upward against the gravity available to the plants, height of a capillary rise is HC max। अच्छा, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है मैंने। दूसरा और कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पार्टिकल साइज वेरी हाई। अच्छा, ये सरफेस एरिया है। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है कि क्ले का जो है वो साइज ये बता रखा है। दूसरा वेरी हाई है, सिल्ट में मीडियम है, और लो कितना है ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर स्क्वायर पर जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये चीज दोनों है आपकी क्या, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया का टेबल है। अब मैं लिखना होगा तो यहाँ से लिख लेना। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके चीजें लिख सकते हैं। एक तो कैपिलरी के लिए भी यहाँ पे भी ले लो, पॉज कर लो, देख लो। फिल्म वाटर भी पॉज कर लो, देख लो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी देख लो, एडसॉर्ब सॉइल वाटर, ये सब कुछ पॉज कर लो, राइट। अब चलते हैं हम कैपिलरी वाटर के ऊपर। सो ये हमारा डायग्राम है, इसका डायग्राम है हमारा कैपिलरी वाटर के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर होगी, वो कौन सी होगी, ड्राई, या फिर क्या बोलेंगे उनको, एडसॉर्ब्ड लेयर। क्लियर हो गया, सेकंड। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या बोला मैंने इसको, इसमें तीन चार चीजें आपको दिख रही होगी। सबसे पहले कौन सी दिख रही है आपको कि यहाँ पे देखो ग्राउंड लेवल है, क्या ये हमारा ग्राउंड लेवल। अच्छा, ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे है ना, तो ग्राउंड लेवल के नीचे क्या बेसिकली सॉइल होगी। अब सॉइल के नीचे क्या है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है कि नहीं। अब इसके नीचे की सॉइल जो होगी वो क्या होगी, जनरली क्या है, सबमर्ज्ड होगी एंड सैचुरेटेड होगी। क्लियर हो गया, सबमर्ज्ड एंड सैचुरेटेड दोनों होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ जोन दिख रहे होंगे आपको कि सॉइल की जो सॉलिड्स है ना, इसकी वजह से क्या है कि सॉइल सॉलिड की वजह से क्या है, यहाँ पे पानी ऊपर राइज कर रहा है कि नहीं, अंडर द एक्शन, अंडर द कैपिलरी एक्शन। ये क्या है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन क्या है, ये यहाँ पे राइज कर रहा है पानी, दिख रहा है आपको। और कुछ कुछ पार्ट में क्या है कि पानी राइज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम जोन्स बोल सकते हैं कि एक तो जोन नंबर 1 है, वो कौन सा है हमारा, दैट इज द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। जोन 2 कौन सा है हमारा, दैट इज द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जहां पे अभी मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे कि देखो H इज इक्वल्स टू 2T। अभी हम इसको ड्राइव करेंगे तो डोंट यू वरी। ठीक है, अल्फा डिवाइडेड बाय क्या है, R रो इंटू जी। ठीक है, तो जो H है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के और डायमीटर के, है कि नहीं। अच्छा, जब रेडियस आपका कम होगा, जब सॉइल सॉलिड का क्या है हमारा, जो भी रेडियस है किसका है, ये रेडियस ऑफ पोर्स। जो सॉइल सॉलिड है ना, इनके बीच का जो हमारा ये पोर्स है ना, इस पोर्स का क्या है, ये रेडियस है। इस रेडियस के बारे में बात की गई है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल क्लियर रखने की, कहां से क्या बोलना चाह रहा है। ये जो आर यहाँ पे यूज हुआ है बेसिकली, ये आर क्या है बताओ मुझे, ये सॉइल सॉलिड के जो हमारे पोर्स है ना, उन पोर्स का क्या है, ये रेडियस है। तो जैसे जैसे इन दोनों का गैप अगर मान लो ज्यादा है, तो यहाँ पे इन दोनों का गैप अगर ज्यादा है, तो मान लो जो H है वो क्या ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ मुझे, बताओ। यानी R जो है वो ज्यादा है तो H क्या होगा, कम होगा। क्लियर होगी इतनी चीज, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, है ना, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, कौन क्या बढ़ेगा, मतलब इन दोनों का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो H क्या होगा हमारा, कम होगा डेफिनेटली, राइट। अच्छा, जब R कम है तो H हमारा ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों बहुत पास पास होंगे ना, तो जो इसका पोर्स का जो हाइट है, ये H जो है ना, ये हाइट है ऑफ द कैपिलरी राइज। यहां से लेकर यहां तक जितना भी इसका राइज है ना, इसको बोलते हैं H। ठीक है, यानी ये पानी जब तक ऊपर राइज करेगा ना, जब तक ऊपर राइज करेगा तो एक हाइट मेंटेन करेगा। अब इस हाइट को क्या बोलते हैं, हम H बोलते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ अ कैपिलरी वाटर। अब ये H कब हाई होगा, जब R हमारा कम होगा। यानी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या, जब ये डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा, तभी क्या होगा, हाइट क्या हमारी H मैक्स होगी।
समझ में आया आपको? ठीक है कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं कि देखो इसी वजह से क्या है, दो जोन बन रहे हैं। एक तो जोन वो बन रहा है जहां पे वाटर जो है वो कंप्लीटली फिल है, और ये जो सॉइल है वो कंप्लीटली क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है ये सॉइल? कंप्लीटली फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये सॉइल क्या समर्ज्ड भी है? क्या ये कैपिलरी वाटर जो है वो समर्ज्ड भी होता है? तो बिल्कुल रॉन्ग है जिसने भी यस बोला है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो, अच्छा ये बात समझो, जब हम बात करें ना कि ये जो ग्राउंड वाटर की टेबल की बात करें, तो यहाँ पे जो पोर्स है ना वो कंप्लीटली फिल किससे है? पानी के साथ कंप्लीटली फिल है। और पानी देता है हमारे बयान्सी। क्या ये वाला पानी भी हमारे बयान्सी देगा? क्या ये भी हमारे रिएक्शन देगा? नहीं देगा। तो ये चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब ये समझ लो ये पानी सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड है, समर्ज नहीं है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, राइट? जोन 2 है ये। जोन 1 कौन सा है हमारा? जो कि थोड़ा सा क्या है, ड्राई भी है और थोड़ा सा गीला भी है, यानी वो पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल है। क्लियर हो गया तब? ठीक है, अब कैपिलरी वाटर पढ़ने से पहले ना हम एक दो चीजें जान लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि कैपिलरी राइज बेसिकली हो क्यों रहा है। ठीक है, ये हो क्यों रहा है? पहला क्या है हमारा? एडेशन। दूसरा क्या है? कोहेजन। थर्ड क्या है हमारा? सरफेस टेंशन। एडेशन क्या बोल रहा है कि पानी जो है सॉइल पार्टिकल के साथ, यानी पानी और सॉइल पार्टिकल के साथ, यानी दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये चीज याद रखो कि एडेशन किसके बीच हो रहा है, कि पानी का सॉइल पार्टिकल के साथ चिपक जाना ही हमारा एडेशन होता है। कोहेजन क्या बोल रहा है? पानी का अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ हो जाना, यानी सेम चीज की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कोहेजन आएगा, किस साथ जुड़े रहना या चिपके रहना चाहता है। दूसरा सरफेस टेंशन क्या है, कि पानी का जो सरफेस पे जो खिंचाव होता है ना उसको बोलते हैं हम क्या? सरफेस टेंशन। ठीक है, समझ में आया आपको? एडेशन, कोहेजन और सरफेस टेंशन। अब बेसिकली आपको क्या जानना है? आपको जानना है मेनिस्कस के बारे में। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? हमारे दो चीजों के बारे में, मेनिस्कस के बारे में बात करें ना, तो दो चीजों के बारे में। एक तो होता है हमारा कैपिलरी। क्या होता है हमारा? कैपिलरी, MENISCUS, कैपिलरी मेनिस्कस। ठीक है, इस कैपिलरी मेनिस्कस के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो होती है देखो कॉनकेव, और दूसरी होती है हमारी क्या? कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया? और क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मेनिस्कस, या फिर क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव कॉन्वेक्स मेनिस्कस, राइट? अब इसको क्लियर करता हूं मैं, कॉनकेव मेनिस्कस या कॉन्वेक्स मेनिस्कस बेसिकली होता क्या? अब इसका जो एक जब एडेशन जो है ना हमारी, जो क्या है एडेशन, क्या है? किसी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी रहती है वो जब ज्यादा होगी कोहेजन से, किससे? कोहेजन से, तब हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मेनिस्कस बनेगी, यानी कॉनकेव मेनिस्कस बनेगी। और कॉन्वेक्स कब बनेगी? जब कोहेजन जो है, हमारी जो कोहेजन है वो ज्यादा होगी, किससे? एडेशन से। क्या होगी? एडेशन से। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, जब हम किसी ग्लास में क्या रखते हैं? पानी रखते हैं, तो आपको क्या पता होगा कि ग्लास के साथ ना ये पानी जो है ग्लास के सरफेस को क्या कर देती है? वेट कर देती है। कर देती है कि नहीं? तो ये केस कौन सा है? जब ग्लास या फिर बोलो वाटर इन ए ग्लास, वाटर इन अ ग्लास जो है इसका क्या है? एग्जांपल है किसका? कॉनकेव मेनिस्कस का। और कॉन्वेक्स किस में होता है? सबको पता होगा कि मरकरी जो है किसी भी ग्लास में होती है, इन ग्लास जो है वो हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस का एग्जांपल है। ठीक है, अब आपको पता लगा कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बेसिकली होती क्या है? बेसिकली क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की ना, तो सरफेस टेंशन बेसिकली लगती क्यों है ये जानना जरूरी है। क्या होता है ना कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारा क्या है? पानी का मॉलिक्यूल्स है। अब ये पानी का मॉलिक्यूल्स क्या करता है? जो भी इसके सराउंडिंग में होता है ना उन सबको क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? उन सबको मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो पानी है ना, ये किसी भी सरफेस को क्या करता है? वेट करता है। ये जो पानी किसी भी सरफेस को क्या करेगा? वेट करेगा। अब इस सरफेस को अगर जब वेट करेगा ना, तो एडेशन और कोहेजन दोनों का रोल क्या है? इसमें आ जाता है। ठीक है, अब मैंने ये भी चीज बता दी कि एडेशन और कोहेजन क्यों आता है, ये चीज भी आपको पता लगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सरफेस टेंशन क्या है? अपनी तरफ क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट दे रहा है। दैट इज व्हाई इसको नोन एज अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के जो आसपास है उन सबको क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई क्या बोलते हैं कि पानी का जो सरफेस है, सरफेस पे जो खिंचाव रहता है ना उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम जब बोल रहे हैं कि देखो कैपिलरी राइज में क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो कैपिलरी राइज है इसमें क्या हो रहा है? इस कैपिलरी राइज में क्या हो रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स सॉइल सरफेस के साथ क्या कर रहे हैं? ये जो सॉइल है ना इसके सरफेस पे लग रही है। अब इसके जो सॉइल की सरफेस है, इस सरफेस के साथ क्या कर रही है? चिपक रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एडेशन हो रहा है कि नहीं? ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, तभी तो मैंने पहले कर दिया क्लियर, क्योंकि अब मैं आपको कंपाइल कर रहा हूं ना। अब क्या हो रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो ऊपर चढ़ रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? वो ना कोहेजन भी दे रहे हैं, मतलब कि अपने ही मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, है कि नहीं? अपने ही मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है? ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे एडेशन भी हो रहा है और साथ में कोहेजन भी हो रहा है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एडेशन और कोहेजन में। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले कैपिलरी राइज में वाटर जो है वो अपने सराउंडिंग यानी सॉइल पार्टिकल के साथ भी क्या करता है? एडेशन की वजह से इनके साथ चिपका हुआ है, और कोहेजन की वजह से अपने मॉलिक्यूल के साथ भी चिपका हुआ है, और ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? ये एक खिंचाव दे रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या कर रहा है? ये एक खिंचाव दे रहा है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। कैसे कैसे चढ़ता जा रहा है? अगर इन दो सॉइल सॉलिड का बहुत कम डिस्टेंस है बिटवीन देम, तो सॉइल जो सॉलिड है वो बहुत ऊपर तक चढ़ेगा। अगर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, तो उनमें कम आपको कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतनी चीज जो भी मैंने बोली आपको है?
एक और मिथ है कि कई बार बच्चे होते हैं कि सर ये सॉइल सॉलिड भी एक, ये जो पानी ऊपर को खींच रहा है क्या ये पानी सॉलिड को भी अपनी तरफ खींच रहा है? तो नहीं बच्चे, देखो ध्यान से देखो, जो सॉलिड है ना वो सॉलिड ना मूव नहीं करते, वो नहीं मूव कर रहे, मूव क्या कर रहा है? हमारा पानी मूव कर रहा है। जब ये पानी हमारा वाटर जो है वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी, मतलब कैपिलरी राइज हो रही है जब इसमें, तो इससे क्या हो रहा है, एक सक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसकी वजह से? एक ना सक्शन, जैसे कि टेंशन जो है वो लग रहा है किस पे? सॉइल सॉलिड के ऊपर लग रहा है, ठीक है, यानी सॉइल सॉलिड के ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि एक जो दूसरे है ना, एक दूसरे की तरफ से क्या हो रहा है, हमारे पास खिंचाव देखने को मिल रहा है। मतलब इस तरह से देखो, ये हमारा सॉइल का सॉलिड है कि नहीं, और इसके बीच में बन रहा है हमारा मेनिस्कस बन रहा है। आपको मैं यहां पे दिखाता हूं अच्छे से, ठीक है, देखो यहां पे बना दिया मैंने, ठीक है। तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एक तरह का स्माइलिंग फेस है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो भी कॉनकेव होता है ना उसको क्या बोल सकते हैं हम? स्माइलिंग फेस की तरह बोल सकते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या बोल सकते हैं? सैड स्माइल की तरह बोल सकते हैं। ये दो चीजें भी क्लियर होगी आपको साथ साथ में। अच्छा ये क्या है कि सॉइल की सॉलिड पार्टिकल्स है ना, अब इस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में पानी जो है राइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा पानी क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे राइज कर रहा है कि नहीं, पानी हमारा राइज कर रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। इस टेंशन के ना दो कंपोनेंट होंगे, सबसे पहले ये है ना, हमारे टेंशन को देख रहे हैं हम, ये हमारी क्या टेंशन है। अगर इसको मैं बीच से काटूं तो क्या होगा, अगर जब मैं इसको बीच से काटूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा। तो इन दोनों टेंशन की वजह से क्या है कि ये दोनों ये जो सॉइल सॉलिड है ना, ये भी आपस में क्या होते हैं, खींचते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि क्ले में जनरली क्या होता है, इसमें ना थोड़े से पार्टिकल्स जो है ना वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज भी क्लियर होगी आपकी कि अगर कहाँ पे क्लोज आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ड्यू टू द कैपिलरी राइज, ड्यू टू द कैपिलरी राइज बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर जो है वो खींच रहा है ऊपर, ऊपर की तरफ को क्या हो रहा है, खिंचाव होता है। मतलब क्या है कि नेगेटिव प्रेशर जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अभी नेगेटिव प्रेशर जो डेवलप हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या कर रहा है, टेंशन को डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो कोई भी पूछे कि सरफेस टेंशन में, अगर जो मैं बोलूं कैपिलरी वाटर में ओवरऑल जो हमारा स्ट्रेस रहता है वो कौन सा रहता है, टेंसाइल स्ट्रेस रहता है। क्लियर होगी ये चीज दूसरी भी। अच्छा क्वेश्चन उठता है कि ये जो हमारा राइज कर रहा है ये कहां तक राइज करेगा, क्या ये राइज ही करते चल जाएगा? इसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना। तो वो लिमिट क्या है जब ये राइज करेगा, तो ये भी मुझे बताओ। इसकी लिमिट जो है बेसिकली क्या है कि यहां पे देखो ध्यान से, क्या है हमारा क्वेश्चन, द राइज ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो राइज ऑफ वाटर है ना, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पानी भर रहा है कि नहीं। इस पॉइंट तक क्या बन रहा है, हमारा पानी भर रहा है, और ये क्या बन रहा है, हमारा कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टेंशन लग रहा है कि नहीं। अब ये जो टेंशन लग रहा है, इस टेंशन के क्या है, अगर मान लो ये अल्फा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका वर्टिकल होगा, एक होगा इसका क्या, ये वाला, है ना, है कि नहीं। एक तो वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये जो पानी को ऊपर खींचता है, कौन सा वाला हमारे को काम आएगा, दैट विल बी दिस टी कॉस अल्फा। ये टी कॉस अल्फा क्या कर रहा है, इस पानी को ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है कि नहीं, इसको पुल कर रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ये पानी को पुल कर रहा है, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि कहां तक पुल करेगा, कहां तक ये पुल करेगा। देखो अब पानी यहां तक भर गया, ठीक है, अब पानी क्या कर गया, यहां तक भर गया, लेकिन इस पानी का भी अपना एक वेट होगा। जब तक कि ये वेट इस टी कॉस अल्फा के फोर्स को बैलेंस आउट नहीं कर देता है, तब तक क्या करेगा, हमारा पानी राइज करेगा इन द कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पे हम बोल रहे राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब कहां तक करेगा, एक्सटेंड अप टू एन लिमिट व्हेन surface tension force will be equals to the weight of the water। तब तक क्या करेगा, ये हमारे को एक कैपिलरी राइज जो है एक कैपिलरी ट्यूब में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया कि सरफेस टेंशन फोर्स जो है जब वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा, तभी हमारे पास क्या करेगा, हमारा जो है कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम सरफेस टेंशन फोर्स की बात करें तो सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं। अब हमारे को फोर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके पैरामीटर के साथ, है कि नहीं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स निकल आएगा, राइट। और वेट ऑफ द वाटर बेसिकली क्या होगा, अगर जब हम बोले गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू क्या होता है, वेट अपॉन द वॉल्यूम, है कि नहीं। अच्छा, वेट ऑफ द वाटर है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम ऑफ द वाटर को यहां पे लिया हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो यही चीज से यहीं से शुरू होगा हमारा क्या, डेरिवेशन का पार्ट, राइट। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या है फोर्स अपॉन द लैम्प, वी हमारा क्या होगा, सरफेस हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, ठीक है, ये चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पे सर आपने ऐसे क्यों बोला। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा हूं ना मैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सरफेस टेंशन की, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा वाटर सरफेस टेंशन है ना, ये कहां लग रही है, ये ट्यूब के कहां है, पूरे के पूरे जो अंदर का पार्ट है ना, इसको ऐसे में समझना कि ये जो पूरा का पूरा अंदर का पार्ट है ना, इस पूरे अंदर के इनर एज में क्या हो रहा है, हमारे इनर एज पे क्या लग रहा है, यानी ये जो पूरा का पूरा क्या है हमारा गोल, ये जो हमारा क्या है, क्या गोलकार बाउंड्री है ना, इस पूरे एज पे क्या लग रहा है, हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है। ऐसा सुनना कि ये यहीं पे लग रहा है इसके साइड में, ये तो इसके पूरे उसमें लग रहा है ना,
ये पूरे की पूरे इसमें लग रहा है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम कि जब हम लिखते हैं कि सरफेस टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका बेसिकली मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सरफेस टेंशन है ना वो एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन ऑफ अ कॉन्टैक्ट। क्या है? वो एक्ट करता है अलोंग द लाइन ऑफ अ कॉन्टैक्ट, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पे जो हमारी लेंथ है वो क्या है? लेंथ है वो क्या है? हमारी पैरामीटर है इस सर्कल की ना, ये जो ट्यूब है इसकी क्या है? हमारी पूरी पूरी पैरामीटर है। और पैरामीटर क्या होगी इसकी होगी पाई इंटू डी, होगी कि नहीं? पाई इंटू डी। तो यही चीज जो है कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ऐसे लिखा फिर आपने सरफेस टेंशन इंटू पैरामीटर क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा ना बच्चों क्योंकि जो इसकी सरफेस टेंशन है वो क्या लग रही है? इनर एज पे लग रही है, और इसका पूरा इनर एज क्या है? हमारा पैरामीटर। और इस पैरामीटर को क्या लिख सकते हैं हम? पाई डी फॉर द ये हमारी कैपिलरी। क्लियर हो गया इतनी चीज? ठीक है, हमने क्या बोली यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा नहीं, ये वाला ये आ गया आपको समझ के क्या बोलना चाह रहा हूं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब है यानी या फिर हमारा क्या कैपिलरी ट्यूब या फिर सॉइल के जो पोर्स है उसमें जो वाटर का कंटेंट, वाटर का जो कांटेक्ट होता है ना वो बेसिकली किसके साथ होता है? पूरे की पूरे इसके सर्कमफ्रेंस के साथ होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस नहीं पैरामीटर। तो ये पैरामीटर के साथ होता है। और ऐसा तो नहीं कि सिंगल लाइन पे हमारा क्या है सरफेस टेंशन है, नहीं, ये तो हमारी पूरी की पूरी इसके सर्कमफ्रेंस पे। तो इसी वजह से क्या है हम यहाँ पे क्या करते हैं? फोर्स अपॉन लेंथ, लेकिन सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं पेरीमीटर से। समझ में आया आपको ये चीज क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तीसरा, इसमें ना कई चीजें बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, वो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखो, जब हम करते हैं बात गामा की, तो गामा बेसिकली क्या होता है? एक यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल होता है ना, ऑफ एनी मटेरियल होता है। यहाँ पे मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं आपको, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन में जाएंगे। ठीक है, फिर इजी हो जाएगा सब कुछ। गामा क्या होता है? बेसिकली यूनिट वेट ऑफ एनी मटेरियल, यानी यूनिट वेट जो है बेसिकली क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं? यूनिट वेट मानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो हमारा गामा होता है ना, इस गामा को हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू अपॉन वी लिखते हैं। कई बार इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं डब्ल्यू अपॉन वी की ना, तो वेट जो बेसिकली होता है वो क्या होता है? ये चीज मैंने आपको बताई है, मास इंटू जी, है कि नहीं? वेट की चीज मैंने आपको बताई, मास इंटू जी होता है। मास ग्रेविटी का आपको पता है कितनी होती है? 9.81 हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है कि नहीं? ये चीज भी मैंने यहां पे क्लियर कर दी। दूसरा, जब हम मास को देखते हैं ना, तो मास को हम किस में लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं गामा को रिप्लेस करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? गामा जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, है कि नहीं? ये चीज अगर मैं बोलूं आपको। ठीक है, दूसरा क्या है? जब हम बात करते हैं यहां पे बात करें किसकी? डब्ल्यू अपॉन वी की, तो हमने क्या किया? यहां पे सब लिख दिया, डिवाइडेड बाय वी लिख दिया, है कि नहीं? अच्छा, यहां से कट क्या रहा है? वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जा रहा है। और डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? रो इंटू जी। तो गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। क्लियर हो गया? ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो गया आपको किस तरह से है? गामा क्या होता है ये चीज भी मैंने पहले बताई थी, लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूं। यूनिट वेट ऑफ एनी मटेरियल, वेट क्या होता है? वेट अपॉन यूनिट वेट क्या होता है? बेसिकली वेट अपॉन वॉल्यूम। और अगर जब मुझे गामा डब्ल्यू लिखना पड़े तो क्या बोलूंगा मैं? अगर मुझे यहाँ पे एक और चीज देख लो कि अगर मुझे गामा को गामा डब्ल्यू लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा? डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? दैट इज इक्वल टू 100 kg पर मीटर क्यूब, होती है कि नहीं? और जी कितनी होती है हमारी? कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी गामा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा डब्ल्यू पता लगा उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अभी सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब मैं डेरिवेशन पे जाऊंगा सीधा। क्या पूरा मैं यहाँ पे कि देखो गामा क्या होगा, ये सब चीजें मैंने बता दी। गामा क्या है और गामा को हमने गामा डब्ल्यू किस तरह से लिखा, यहां से अगर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 9.81 गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? राइट, अब यहाँ पे आते हैं डेरिवेशन पे। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? जो भी हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, टोटल क्या अपवर्ड फोर्स बाय अ सरफेस टेंशन, क्या है? बाय अ सरफेस टेंशन, वो क्या है? दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू टी कॉस अल्फा, है ना? कौन सा कंपोनेंट है टी कॉस अल्फा? ये वाला कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट है। तो ये टी कॉस अल्फा है, जब ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ वाटर की, जो मैंने यहां पे बताया था, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं कि मुझे क्या करना है? सरफेस टेंशन को मेरे को फोर्स के रूप में लिखना है। तो मैं क्या बोलूंगा? टी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय क्या? पैरामीटर। अब ये चीज मैंने जो है आपको पहले क्लियर कर दी, तो अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। राइट, अच्छा, जब हम बात करते हैं किसकी? कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी ट्यूब के लिए अगर जब हम बात करें, कैपिलरी ट्यूब के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब के लिए पैरामीटर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू पाई डी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? फोर्स इज इक्वल टू टी डॉट कॉस अल्फा इंटू पाई इंटू डी। क्लियर होगी इतनी चीज जो भी मैंने बताई आपको? ये क्या है हमारा? पहली चीज, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया आपको? ठीक है, इतनी चीज खत्म होगी कि टी क्या है यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, यहाँ पे मैं नोटेशन लिख देता हूं। टी इज द सरफेस टेंशन, किसमें होती है? न्यूटन पर मीटर में होती है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट पैरामीटर। दूसरा क्या है? जब हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा क्या है बेसिकली? यहां पे देखो क्या है अल्फा, ये क्या है? यहां पे देखो मैंने यहां पे अल्फा लिखा है। ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली है कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, क्या है कॉन्टैक्ट एंगल? ये हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, तो समझ में आया? ट्यूब और हमारी टेंशन के बीच का जो हमारा क्या है? दैट इज द कॉन्टैक्ट एंगल। अच्छा, बेसिकली आपको कॉन्टैक्ट एंगल आपको लग रहा होगा कि ये तो बाहर से कहां से कॉन्टैक्ट एंगल, देखो ये होता है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल। अगर ये अल्फा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट वेक्टर, कॉन्टैक्ट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इट इज द कॉन्टैक्ट एंगल।
जब फ्लूइड आएगा ना तो फ्लूइड में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट एंगल बेसिकली आता कहां से लेकर कहां तक आता है, समझ रहा है? तो ये क्या है हमारा, इट इज अ कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। फॉर, यहां पे एक और चीज लिख लो, फॉर वाटर ऑन गिलास जो है ये अप्रोक्सीमेटली होता है बराबर 0 के, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि यही होता है 0 के लिए होता है, ठीक है। अगर जी फॉर वाटर ऑन ग्लास अगर जी ये कॉन्टैक्ट एंगल 0 है तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा कि नहीं? ये चीज क्लियर है कि नहीं आपको? कि क्या है कि पानी के लिए जो ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है यानी अल्फा जो होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो कॉस अल्फा है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका ये चीज जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ? यहां पे लिख दिया मैंने फोर्स टी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला कि देखो टी कॉस अल्फा, यहां पे लिख देता हूं पाई इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। अच्छा ये वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू बोल सकता हूं कि नहीं, वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू। यहां पे देखो ना मैंने क्या बोला है कि जो गामा होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज अ यूनिट वेट ऑफ एनी मटेरियल। तो गामा जब यूनिट वेट ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया तो गामा डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारा क्या है, हमारे को वॉल्यूम निकालना है, किसका, पानी का वॉल्यूम निकालना है। अब वो वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली ये जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय इनटू द हाइट, क्या है यहाँ पे इसका जो भी है हमारा क्या एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली एरिया इनटू द डेप्थ, है कि नहीं? अच्छा डेप्थ क्या है हमारी, जो भी कैपिलरी राइज हुआ उसको हम एच से डिनोट करते हैं या फिर किससे करते हैं, एच सी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ अ कैपिलरी राइज एच सी से या फिर क्या एच से, समझ में आया? अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई बाय, ये इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर है, अब इसी को डिफाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि वेट ऑफ जो हमारा पानी है वो बराबर किसके है, वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू से। अब मैंने सब कुछ बता दिया जो भी है, पहले से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एच लिख दो या फिर एच से लिख दो, मैं एच लिखता हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या है, गामा डब्ल्यू। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, फोर्स बराबर है वेट ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया इतना जो भी मैंने बोला? दूसरा क्या है कि जब हम बात करें किसकी, इन सबकी, तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन दूं किसका, एच के बराबर में करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो एच इज इक्वल्स टू हमारे किसके बराबर होगा ये एच या फिर क्या बोलो एच सी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं मैं 4 टी, साथ में क्या था कॉस अल्फा था, राइट। डिवाइड में क्या आएगा, ऊपर पाई डी था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमारा पाई डी ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, तो पाई से पाई करके डी से डी करके नीचे क्या बचेगा हमारे पास, डी बचेगा। और डी क्या है, ये डी बचेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, डी बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या थी जो मैंने आपको पहले बताई थी, राइट। और क्या है साथ में, इस डी को चेंज कर दो तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर पहले निकाला था, क्या बोल सकते हैं इसको, देखो 2t कॉस अल्फा अपॉन आर इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये दो चीजें जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? मैंने पूरी डेरिवेशन बता दिया आपको किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये दो हमारे क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, ठीक है। क्लियर हो गया ये दो चीज हमारे कि एच सी कहां से आया, एच सी या फिर एच को क्या लिख सकते हैं 40 cos थीटा। अच्छा दूसरा क्या है, मैंने बोला था कि फॉर द ग्लास, फॉर द जो हमारा क्या है ग्लास के लिए क्या है हमारा जो अल्फा रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर ये 0 है तो कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो उस केस में जो एच सी है ना वो हो जाता है एच सी मैक्स, और वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय आर गामा डब्ल्यू, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा। और गामा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, रो इंटू जी। अब ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि कैसे लिखना है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको किसी चीज में, तभी तो मैं पहली चीज आपको डिस्कस कर देता हूं, फिर बाद में आपको डेरिवेशन करा दूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा एच सी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन रेडियस के, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होंगे रेडियस के कम ज्यादा होने की वजह से। इतनी दो चीजें क्लियर होगी हमारी, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे सर आपने तो कैपिलरी जो ट्यूब ली है वो तो बिल्कुल सीधी ली है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल वर्टिकल है। लेकिन जब हम किसको देख रहे थे, जब हमने कैपिलरी राइज में देखा तो वो तो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, है कि नहीं। जब हमने कैपिलरी राइज में देखा तो सॉइल सॉलिड्स में जो पानी जा रहा था वो तो टेढ़ा मेढ़ा था बिल्कुल। तो इसी रीजन की वजह से ये जो फॉर्मुला है इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इस ये जो हमारी यहाँ पे निकाला है ना ये फॉर्मुला, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ, क्या है कि द साइज ऑफ द वॉइड, द साइज ऑफ द वॉइड जो है उसको हम अज्यूम क्या करते हैं, इट इज अज्यूम टू बी 20% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव साइज, सॉरी इफेक्टिव 20% ऑफ द इफेक्टिव साइज, जिसको क्या बोलते हैं हम D10 फॉर सॉइल सॉलिड। तो हमारा क्या हो गया, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो D जो है, जो डायमीटर है वो क्या है 20% है किसका, ऑफ द
D10। अब मैंने ये चीज आपको क्या रीजनिंग में बता दी कि 20% को किस तरह से लिखते हैं, 0.2 ऑफ D10, या फिर क्या बोलूं मैं इसको, D10 अपॉन 5, इस तरह से लिख सकता हूं। अभी मैंने फॉर्मूला निकाला कि HC मैक्स जो है वो किसके बराबर है, 4T के बराबर है कि नहीं। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा गामा W। अब जो हमारा वहां पे क्या है डायमीटर था उसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, D10 अपॉन 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20T अपॉन गामा W मल्टीप्लाई बाय D10, है कि नहीं। ये चीज मैं लिख सकता हूं। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला यहां पे भी लिख लो, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं कि क्या है, HC मैक्स जो है वो किसके बराबर है, 20T के डिवाइडेड बाय गामा W D10, इसके बराबर है। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये है हमारा क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखना, ठीक है। और भी 2-4 फॉर्मूले होते हैं इससे रिलेटेड, पर मेरे को लगता है कि वो क्वेश्चंस में आते हैं, पर आपने अगर देखने तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मिस ना हो जाए। देखो क्या होता है ना कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टी होता है ना, उसकी वैल्यू पता क्या होती है, 72.8 इंटू 10⁻⁻8, है कि नहीं। और क्या होता है, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर ये टी की वैल्यू है, अगर ये टी क्या है, टी की वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं डालूं टी की वैल्यू 40 वाले में, तो मैं अगर जो बोलूं 40 में ये वाली वैल्यू डालूंगा तो क्या बोलूंगा कि HC जो है, HC मैक्स जो है वो किसके बराबर है, 4T के बराबर है। 4T के बराबर है तो 4T के बराबर है, तो यहाँ पे T की वैल्यू तो मुझे पता है वो कितनी है, ये वाली, डिवाइडेड बाय क्या है, गामा W। गामा W को क्या लिख सकता हूँ, 9.81, है कि नहीं, किलो न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास, द D। अब D तो ऐसे ही रहेगा, D के तो हमारे को नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 इंटू 72.8 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 9.81 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट गया, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टोटल अगर करेंगे 0.2968 हमारे पास क्या आती है वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली ऐसे समझ लो, अप्रोक्सीमेटली क्या है 0.3 मान लो, तो 0.3 अपॉन डी जो है ये भी एक तरह का क्या है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। मान लो HC मैक्स जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, 0.2968 के डिवाइडेड बाय क्या है, डायामीटर है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो डाया है वो बेसिकली किसमें, डाया भी किसमें डालना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में डालना पड़ेगा। ये भी क्या है एक तरह का फॉर्मूला है। समझ में आया आपको क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 2 फॉर्मूले के बारे में लिखा है। एक तो कौन सा, ये वाला फॉर्मूला 20T गामा W अपॉन D10, किसके लिए यूज होगा ये, जब हमारे को पता है कि देखो सॉइल सॉलिड जो है वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं होते, वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, D10 लेना पड़ेगा। 20% ऑफ D10 जो है हमारे को ये वाली वैल्यू देगा, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल आएगा। क्लियर हो गया, इससे गामा W आप निकाल सकते हैं, D10 आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, 20 आपको पता ही होगा, और T की वैल्यू तो है आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। क्लियर हो गया इतना सब कुछ, बस HC मैक्स निकालना है और ये चीज आप निकाल सकते हो। ये था हमारा क्या डेरिवेशन ऑफ दी किसका, हमारे पास सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन यानी कैपिलरी राइज का, कैपिलरी वाटर का। क्लियर हो गया इतना कि जो भी मैं पूरा हूं आपको है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा है जो मैं दोबारा आपको बताऊं, कोई भी ऐसा नहीं है। देखो पैरामीटर किस तरह से है वो भी चीज मैंने बता दी। फोर्स जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। फोर्स जो है इसके बराबर है। अब जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू टेंशन वो किसके बराबर है, वेट ऑफ द वाटर के बराबर है। अब वेट ऑफ द वाटर क्या है, बेसिकली वेट ऑफ द वाटर क्या है, वॉल्यूम इनटू गामा W। वॉल्यूम आपको पता है क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई इज इक्वल्स टू D स्क्वायर अपॉन 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी हाइट होती है तो वो H होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या एरिया है, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ है। इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी, तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। गामा W किस तरह से है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसकी वैल्यूज भी मैंने बता दी, मैंने निकाल के भी बता दिया आपको इसकी वैल्यूज, राइट। तो यही था हमारा क्या कैपिलरी राइज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में सॉइल ऑफ वाटर में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाटर राइज की बात कर रहे हैं और एक वाटर जो है नीचे हमारे ग्राउंड वाटर टेबल पे है, ठीक है। ये 2 वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे हम बात कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं, फिर करता हूं। क्या बोला हमने कि जब हमने यहां से ग्राउंड वाटर टेबल पे देखा तो एक हमारे को क्या मिला, एक कैपिलरी राइज देखने को मिला, ठीक है। और ये जो कैपिलरी राइज है उस वो क्या है, यहाँ पे ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे पानी जो है हमारा ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। कहां तक चढ़ रहा है, जहां तक कि सरफेस टेंशन जो फोर्स है हमारी वो बराबर ना हो जाए, वेट ऑफ द वाटर के बराबर ना हो जाए। ये चीज हमने क्या कर दी, अभी क्लियर कर दी। दूसरा क्या है कि जब हम सरफेस टेंशन को देख रहे हैं तो टी तो कभी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। टी तो क्या है, सेम है थ्रू आउट दिस ट्यूब जो है। टी सरफेस टेंशन बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो सरफेस टेंशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा हमने बात की, देखो यहाँ पे जो है पानी है, ठीक है। इसने क्या किया, एक मेनिस्कस बनाया, कॉनकेव मेनिस्कस यहाँ पे बनाया। अभी जो पानी है, इस पानी का भी तो अपना प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर क्या होगा, बेसिकली प्रेशर है जो यहाँ पे भी एक प्रेशर होगा जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, रो GH होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, मान लो इसको मैंने H मान लिया और इसकी जो हाइट हमारी ऊपर आई, दैट इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज, वो मैंने HC से डिनोट कर दी। क्लियर हो गया ये 2 चीज। अच्छा मुझे बताओ कि जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है ना, यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा, वो प्रेशर कंप्रेसिव होगा कि टेंसाइल होगा, बताओ। कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, ये बताओ मुझे, बताओ। हाँ, अब जिसने भी ये टेंसाइल बोला है वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है।
टेंसाइल नहीं होगा, कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव इन नेचर, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या है हमारा कंप्रेसिव जो है हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जब ये ऊपर देख रहे थे, ऊपर क्या होगा हमारा टेंसाइल। ये चीज मैंने क्या है अभी क्लियर की थी कि टेंसाइल फोर्स जो रहता है हमारे यहाँ पे जनरली ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी राइज में टेंसाइल फोर्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कंप्रेशन रहेगा। ये दोनों चीज क्लियर होगी। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, या तो आप कंप्रेसिव को पॉजिटिव ले लो और टेंसाइल को नेगेटिव ले लो, या तो फिर वाइस वर्सा उल्टा कर लो, ठीक है। ऊपर को हम क्या करेंगे पॉजिटिव ले लेंगे या फिर नीचे को क्या ले लेंगे हम नेगेटिव ले लेंगे। तो ये दो चीजें जो है हम इस तरह का हमारा क्या होगा एक साइन कन्वेंशन होगा। ये चीज भी क्लियर होगी आपको साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो अब इस प्रेशर को डिनोट करना है, इस प्रेशर को हमें फाइंड आउट करना है। तो बताओ हम प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे बताओ इस टॉप पे क्या होगा प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पे इस टॉप पे क्या होगी प्रेशर की वैल्यू, और यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल पे क्या होगी इसकी प्रेशर की वैल्यू। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जब हम इसके टॉप पे देख रहे हैं तो यहाँ पे तो प्रेशर बेसिकली नहीं रहेगा ना, वेट ऑफ द वाटर की वजह से ही प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे टॉप पे अगर मैं प्रेशर देखूं ना तो वो रहेगा हमारा क्या जीरो। क्या रहेगा वो हमारा जनरली क्या रहेगा वो हमारा प्रेशर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा हमारा जीरो रहेगा एट दी टॉप, राइट। तो ये प्रेशर हमारा एट दी टॉप क्या रहेगा जीरो रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि प्रेशर की क्या है। तो यहाँ पे तो प्रेशर क्या होता है यहीं पे देख लो ना, यहाँ पे देख लो कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये चीज तो क्लियर है आपको पहले से कि प्रेशर क्या है फोर्स अपॉन द एरिया, राइट। अच्छा जो फोर्स है वो ड्यू टू द क्या है वेट ऑफ द वाटर है। ये चीज यहाँ पे बता दी मैंने, वेट ऑफ द वाटर है। और वेट ऑफ द वाटर क्या है बेसिकली वॉल्यूम इनटू द गामा डब्ल्यू। ये चीज मैंने क्लियर की थी। वॉल्यूम क्या है इसका एरिया मल्टीप्लाई विद द डेप्थ। डेप्थ क्या है यहाँ पे एचसी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एचसी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम वेट ऑफ द वाटर बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू द गामा डब्ल्यू, राइट। एरिया क्या हो जाएगा इसका दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन दी 4 क्या रहेगा हमारा एरिया रह जाएगा, ठीक है। इसका एरिया ऑफ दी ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है जब हम इसकी बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का एरिया क्या होगा दैट इज द पाई डी का स्क्वायर अपॉन दी 4 मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। डेप्थ क्या है इसकी कैपिलरी राइज की दैट इज एचसी और मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। एरिया तो सेम ही है दोनों का है ना, तो ये दोनों चीज कट जाएगी और यहाँ पे एरिया क्या हमारे पास क्या बचेगा एचसी गामा डब्ल्यू क्या हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। क्या है हमारे पास प्रेशर दैट इज एचसी गामा डब्ल्यू। ये चीज इंपॉर्टेंट है ना कि एचसी गामा डब्ल्यू क्या है हमारे पास प्रेशर आ गया। किसका आ गया प्रेशर हमारे पास ये हमारा पानी का प्रेशर आ गया जो कैपिलरी राइज में, राइट एचसी गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि टॉप पे जो प्रेशर आएगा वो तो क्या रहेगा जीरो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे लीनियरली ये नीचे आएगा यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है एचसी गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा एक प्रेशर हो गया, ठीक है। दूसरा प्रेशर क्या है ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स जो प्रेशर लग रहा है वो भी तो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो टेंसाइल फोर्स का है ये जो टेंसाइल प्रेशर है ये क्या है ये थ्रू आउट दिस ट्यूब जो है वो क्या है सेम है कि नहीं। थ्रू आउट दिस ट्यूब क्या है ये हमारी सेम है। अगर मान लो ये क्या है हमारी ट्यूब है तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ प्रेशर जो है वो थ्रू आउट क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। क्यों रहेगा प्रेशर थ्रू आउट क्योंकि टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है, बाकी और किसी के साथ हमारा जो है टेंशन वेरी नहीं करता, राइट। तो एचसी गामा डब्ल्यू जो है वो क्या है प्रेशर है, और प्रेशर जो है वो हमारा क्या है फोर्स अपॉन एरिया। और जो हमारा वेट ऑफ ये जो हमारा टेंशन है टेंशन भी क्या होगा ये जो हमारा सरफेस टेंशन है ये भी किसके बराबर होगा उसी फोर्स के बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एचसी गामा डब्ल्यू है वेट ऑफ द वाटर है ना, जनरली जो प्रेशर है वो क्या है बेसिकली वेट ऑफ द वाटर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं एचसी गामा डब्ल्यू जो है वही प्रेशर क्या है हमारा टेंसाइल का भी होगा, और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एचसी गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी। और थ्रू आउट क्या है ये सेम रहेगा। क्यों रहेगा क्योंकि टेंशन डज नॉट वेरी विद अदर्स, ओनली टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और टेम्परेचर जो है हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कांस्टेंट मान रहे हैं। क्लियर हो गया कि हमारा टेम्परेचर के साथ है तो एचसी गामा डब्ल्यू। अब टॉप में क्या है जीरो है, यहाँ पे क्या है एचसी गामा डब्ल्यू है, राइट। और नीचे कितना होगा नीचे तो हम अभी देख लेंगे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे इरेज करके बताता हूँ फिर आपको। यहाँ पे मैंने क्लियर करके बता दिया सब कुछ, ठीक है। दूसरा क्या है ये वाला कौन सा है हमारा दैट इज द कैपिलरी राइज की वजह से जो आने वाला प्रेशर है, और वो प्रेशर जो है कौन सा है वो टेंसाइल का नेचर का है। इसका है वो टेंसाइल नेचर का है। क्लियर हो गया। तो टेंसाइल को हमने क्या बोला नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। और ये कौन सा है हमारा जो टेंसाइल है ये अपर डायरेक्शन में, क्योंकि अपर डायरेक्शन में पुल कर रहा है ना ये पानी को, कर रहा है कि नहीं। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई अपर डायरेक्शन हुई। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन अपर डायरेक्शन, ठीक है अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा ये वाला क्या है ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर है ना, यहाँ पे क्या है जीरो है, और यहाँ पे कितना है एच सी गामा डब्ल्यू है। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा एच सी गामा डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा ये जो हमारा वेट ऑफ द वाटर है, ये जो हमारा क्या है यहाँ पे पानी है ना, अब इस वेट ऑफ वाटर जो है ये किस तरफ को एक्ट कर रहा होगा, ये डेफिनेटली क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो ये जो प्रेशर होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी दैट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब ये दोनों किसकी वजह से वेट ऑफ द वाटर, अब इन दोनों प्रेशर का क्या होगा एक नेट प्रेशर होगा। अब इस नेट प्रेशर को हमें ड्रॉ करना है, क्या करना है हमें नेट प्रेशर को ड्रॉ करना है बेसिकली, ठीक है। तो इस नेट प्रेशर को हम ड्रॉ करते हैं, तो इसके टॉप में क्या है जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या है दैट इज द एचसी गामा डब्ल्यू। अभी एचसी गामा डब्ल्यू जो है जो अपवर्ड है ये तो क्या है हमारा अपवर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है ये टेंशन है, तो जो टेंशन है उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव के साथ डिनोट करेंगे। तो नेगेटिव माइनस जीरो क्या होगा दैट इज द नेगेटिव एचसी गामा डब्ल्यू, राइट। लेकिन क्या है ये हमारा कंप्रेशन में है। अगर ये हमारा कंप्रेशन में है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस तरह से ये क्या होगा हमारा ऊपर का प्रेशर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दैट इज द माइनस
HC गामा W लिख सकते हैं। और जब हम लीनियरली ये क्या है नीचे आ रही है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे को, ये तो बराबर है एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे फ्री वाटर ग्राउंड वाटर टेबल के पास क्या आएगा हमारे पास, दैट इज द प्रेशर की वैल्यू 0 आएगी। ये प्रेशर की वैल्यू है। ये देखो टॉप पे HC गामा W लगेगा, कहां पे, जब हम कैपिलरी वाटर की बात कर रहे हैं टॉप पे क्या लगेगा, HC गामा W लगेगा प्रेशर की वैल्यू। और जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे क्या है हमारे पास, दैट इज द रो GH, और वो क्या है कंप्रेसिव इन नेचर है, ठीक है। टेंसाइल को हमने नेगेटिव माना है तो कंप्रेसिव को क्या माना है हमने, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव, ठीक है। और टेंसाइल के लिए क्या किया हमने, सॉरी ये टेंसाइल है तो टेंसाइल के लिए नेगेटिव, और कंप्रेसिव के लिए क्या किया हमने, पॉजिटिव किया, ठीक है। और इसका प्रेशर क्या होगा, रो GH था, लेकिन हमने क्या बोला कि HC गामा W प्रेशर इसकी तरह ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे H गामा W हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज दोनों क्लियर होगी किस तरह से लिखा हमने। तो यहाँ पे नेट प्रेशर क्या हो गया, टॉप पे HC गामा W, सेंटर में 0, और इसके जो बिलो द क्या ये हमारे बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल है HC गामा W। क्लियर हो गया इतनी चीज कि हमने कहां से निकाली है नेट प्रेशर, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल यहां पे देख लो, ठीक है। अब इस एग्जांपल से समझो आप चीजें, ठीक है। ये क्या है, कोई भी इंसान है जो कि क्या है एक फांसी से फंदे में क्या है लटका हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो टॉप में इसके सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगा, इसके गले पे होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है हाईएस्ट टेंशन जो है इसके गले पे होगा, और जैसे जैसे वो क्या है नीचे नीचे जाता जाएगा इसका टेंशन क्या है कम होता जाएगा डेफिनेटली। तो टॉप पे जो टेंशन है वो क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। अब इस नेगेटिव प्रेशर को किस तरह से शो किया हमने, इस तरह से शो किया हमने कि टॉप पे कितना है इसका, दैट इज द माइनस HC गामा W, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये जो HC गामा W है ये क्या हो जाता है हमारा, इसका प्रेशर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है एट अ फ्री लेवल, क्या पे फ्री वाटर टेबल लेवल पे क्या है हमारे पास, फ्री वाटर टेबल लेवल पे क्या है यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला HC गामा W, फिर 0 है, फिर उसके बाद कौन सा है हमारा ये वाला है, ठीक है, अंडर द वाटर ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे। तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखते हैं हम H गामा W, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, टॉप पे HC गामा W, फ्री वाटर सरफेस पे 0 है कि नहीं, और HC गामा W कहां पे, एट द बिलो, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहां से हमको पता है कि टेंशन क्या है, नेगेटिव प्रेशर जो है हमारा सबसे टॉप पे बन रहा है, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पे लेवल है यहाँ पे क्या है 0 प्रेशर है, और यहां से लेकर नीचे तक है तो यहाँ पे क्या है HC गामा W। ये तीन चीजें, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्लियर हो गए किस तरह से हुए। दूसरा, अब जब ये टॉप पे यहाँ पे लटका हुआ है फैन से, तो मुझे बताओ कि क्या ग्राउंड जो है आपको रिएक्शन देगा, नहीं देगा। ये चीज मैंने आपको मैकेनिक्स में भी बताई है कि रिएक्शन और एक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। अगर यहाँ पे ये खड़ा होता तो एक रिएक्शन ये नीचे की तरफ देता, और यही जो सरफेस है ये एक क्या देता है, इसको रिएक्शन देता। तो ऊपर का जो HC गामा W है वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा किसको, नीचे वाले हमारे कंप्रेशन को। तो टेंसाइल विल नेवर अफेक्ट द HC गामा W बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे HC गामा W रहेगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है वो लटका हुआ है। तो यहाँ पे अगर जो ग्राउंड के पास ये रिएक्शन नहीं दे रहा है तो इसको ऊपर से क्या एक्शन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ग्राउंड से एक रिएक्शन भी नहीं आएगा। ये दो चीजें कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे यही चीजें इंपॉर्टेंट है क्या, कि नेट प्रेशर बेसिकली क्या है कि कैपिलरी राइज वाटर में सबसे टॉप पे क्या रहेगा बताओ, यस माइनस HC गामा W रहेगा, और फ्री वाटर टेबल पे क्या रहेगा बताओ 0 रहेगा डेफिनेटली। और बिलो द वाटर टेबल क्या रहेगा हमारे पास HC H गामा W, HC मत लिखना, ठीक है, H गामा W रहेगा। ये दो चीजें तीन चीजें आपको क्या होगी क्लियर होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको कि देखो यहाँ पे टॉप पे HC गामा W, फिर 0 H गामा W, क्लियर हो गया। ये तीन चीजें, नेट प्रेशर आपको मैंने बता दिया क्या क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रेशर के बारे में भी, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, उससे पहले ये देख लो कि कैपिलरी वाटर क्या है। इट इज अ वाटर हेल्ड इन अ सॉइल पोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन फॉर्मिंग अ फिल्म और द वाटर टेबल मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी अवेलेबल टू द प्लांट्स, हाइट ऑफ अ कैपिलरी राइज इज द HC मैक्स। ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी, राइट। ये वाला होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। कॉन्टैक्ट मॉइस्चर बेसिकली क्या है, या तो कैपिलरी कॉन्टैक्ट वाटर, इसकी डेफिनेशन क्या है कि थिन वाटर फिल्म जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सॉइल ग्रेन्स held by a surface tension causing the soil particles to pull come closer together creating a apparent cohesion important in unsaturated soil। अच्छा बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी ड्राई सॉलिड को देखते हैं, जैसे हमने बोला था सैंड, ठीक है, तो क्या सैंड में कोहेजन होता है, ये चीज मुझे बताओ, सैंड में कोहेजन होता है कि नहीं। डेफिनेटली सैंड में क्या है कोहेजन नहीं, क्यों, क्योंकि कोई मिनरल्स नहीं है। जब मिनरल्स नहीं होंगे तो कोहेजन भी नहीं होगा, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई ड्राई सॉइल सॉलिड की, और उसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा क्या करते हैं वाटर मिलाते हैं। अगर हम थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं ना तो वहां पे एक आपको एपरेंट कोहेजन देखने को मिलता है। अब ये एपरेंट कोहेजन क्या होता है ये समझना भी क्या है इंपॉर्टेंट है कि एपरेंट कोहेजन बेसिकली है क्या। एपरेंट मींस टू से टेम्परेरी, क्या बोलते हैं एपरेंट को, टेम्परेरी कोहेजन जो है आपको एक ड्राई सॉलिड में देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि सैंड में जो है कोहेजन नहीं होता है, जिसकी वजह से सैंड में क्या होता है सिंगल ग्रेन जो है हमारे वो बनते हैं, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर क्या बनते हैं यहाँ पे, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि किसको देखते हैं हम, जब सैंड को देखते हैं तो वहां पे बनते हैं हमारे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। क्यों बनते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो वहां पे कोहेजन नहीं है, ठीक है, कोहेजन नहीं होगा तो फिर कोई भी हनीकॉम्बिंग वगैरह स्ट्रक्चर जो है वहां पे नहीं बनते।
तो जब हम ड्राई सॉइल सॉलिड को देखते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो इस पानी को मिलाने की वजह से क्या होता है, कोहेजन आने लग जाता है। इस कोहेजन की वजह से बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है ना, वो क्या फॉर्म करते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं। ड्यू टू द एपरेंट कोहेजन क्या है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये एपरेंट कोहेजन बेसिकली है क्या? देखो क्या है कि जब पानी आता है ना, तो पानी क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे अगर जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूं ना, तो यहाँ से भी मैं इसको काट दूं और इसके मैं क्या करूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन है, इसकी वजह से टेंशन है, यहाँ पे भी 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 टेंशन है, और यहाँ पे भी क्या है, टेंशन है, और यहाँ पे भी क्या है, टेंशन है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ये चीज है ना, ये हमारे को क्या है, ये टेंशन है, तो ये क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल जो है एक दूसरे की तरफ वो खींच रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये जो पानी है ये एक दूसरे को क्या है, इस तरह से भी रिएक्शन दे रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का भी रिएक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सॉइल की जो सॉलिड्स है ना, ये एक दूसरे के साथ एक ना पार्शियल बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कोहेजन दिखा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को क्या दिखा रहे हैं, कोहेजन दिखा रहे हैं, यानी बॉन्ड जैसा ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे नहीं कि बॉन्ड की तरह स्ट्रांग है, नहीं, ये बॉन्ड की तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक जो पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसको भी आप एक तरह से पार्शियल बॉन्ड नहीं बोल सकते, अपैरेंट कोहेजन वहां पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपको थोड़ी सी क्या देखने को मिलेगी, इसमें बल्कीनेस देखने को मिलेगी, या फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लोज आएंगे, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट मॉइस्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। क्या बोल रहा है कि थिन वाटर फिल्म है जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सॉइल ग्रेन्स के बीच में हो जाती है, जिसकी बाय किसकी वजह से, ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये जो मेनिस्कस बना है, ये मेनिस्कस क्या है हमारे पास, कॉनकेव है ना, तो वाटर की वजह से बनने वाला मेनिस्कस यहाँ पे भी है, तो निचली साइड भी यही हमारा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इन दोनों को पकड़ के रख रहा है, अट्रैक्शन जैसा दिख रहा है कुछ एक दूसरे के बीच में, जिसकी वजह से ये दोनों क्या है, आपस में इस तरह से सिंगल ग्रेन जहां पे नॉर्मल पैकिंग की जहां पे दिख रहा था, लेकिन अब क्या दिख रहा है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। ये चीज आपको बल्किंग ऑफ सैंड में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे आपको बोला कि हनीकॉम्ब बना रहा है, इसका ये नहीं कि हनीकॉम्ब ही बना रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कि हनीकॉम्ब बना, हनीकॉम्ब तो क्या है हमारा, वो तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सिव की अट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है हमारा, हनीकॉम्ब बनता है। हनीकॉम्ब जैसा जैसा बोला मैंने कि हनीकॉम्ब जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी कि क्या क्या बन रहा है आपको बीच में, मतलब आपको ना वॉइड्स देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, ये समझ लो आप, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट मॉइस्चर की वजह से ये हमको क्या बनता है, देखने को मिलता है। इतना क्लियर हो गया आपको जो भी मैंने बोला, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब हम देखते हैं इन दो सॉइल सॉलिड को, ठीक है, क्या ये एक सॉइल सॉलिड है, अभी मैं कैपिलरी की बात कर रहा हूं, जब हम कैपिलरी की बात करते हैं ना, तो यहां से मेनिस्कस ना कई बार गायब भी हो जाता है। अभी मेनिस्कस गायब क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज मैं आपको बताता हूं, अभी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास दो सॉइल सॉलिड है, राइट, और यहाँ पे क्या बनता है, एक मेनिस्कस बनता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों के बीच में क्या बनता है, मेनिस्कस बनता है, ठीक है। अब क्या करो कि तुम एक्सटर्नली जो है इसमें वाटर जो है इंक्रीज करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी जो वाटर कंटेंट था उस पे क्या बना, हमारे कैपिलरी राइज दिखने को मिला, जिससे मेनिस्कस बना, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई। अब क्या करो, अभी यहाँ पे है ना वाटर हमारा, अब क्या करो तुम ना इससे वाटर कंटेंट को ना इंक्रीज करते जाओ, क्या करो इसके वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाओ। अभी आपको दिखेगा कि मेनिस्कस डिस्ट्रॉय कैसे होता है। अब तुमने वाटर कंटेंट इंक्रीज किया, तो मान लो अब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब धीरे धीरे जब आप वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाओगे, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारा सॉइल है ये पूरी की पूरी क्या हो रही है, सैचुरेटेड हो रही है। कैसे हो रही है सैचुरेटेड, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल वाटर कंटेंट। ये जो है हमारी सॉइल जो है वो कंप्लीटली क्या हो रही है, सैचुरेटेड हो रही है। अच्छा, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड हो रही है, तो यहाँ पे पहले कुछ रेडियस था, है कि नहीं, इसका पहले कितना था, इसका रेडियस आर था, ये क्या है, इसका रेडियस आर है। लेकिन जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल जाओगे, रेडियस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस दैट विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अगर जो रेडियस हमारा इनफाइनाइट हो गया, तो हमने क्या बोला था कि जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, 1 रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर जे रेडियस इंफिनिटी हो गया, तो एच क्या हो जाएगा उस केस में, एच हो जाएगा 0। समझ में आया। अगर ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, तो एच हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मतलब अब जो है कैपिलरी राइज जो है वो क्या हो गया, हमारा 0 हो चुका है। अब देयर इज नो कैपिलरी राइज ओवर देयर। तो समझ में आया आपको कि मेनिस्कस, ये हमारा मेनिस्कस था, ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, यहाँ पे पानी डालते गए, जब पानी डालते रहेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल रेडियस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, हाइट ऑफ कैपिलरी विल बी 0 हो जाएगी हाइट ऑफ कैपिलरी। यानी जो हमारा वॉइड्स बढ़ रहा था, अगर वो वॉइड्स जो हमारा पानी जो है यहाँ से बढ़ रहा था, लेकिन ड्यू टू द रेडियस जो है वो उसकी इनफाइनाइट हो जाए, उसकी वजह से जो हाइट ऑफ कैपिलरी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तभी देखा आपने कभी भी स्टिल वाटर पे जो यहाँ पे रेडियस है वो 0 है, तो यहाँ पे कभी कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। जब रेडियस की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, तभी ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो कभी भी ऐसे देखने को मिलेगा तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। वही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा बल्किंग ऑफ द सैंड। क्या हो रहा है, बल्किंग ऑफ द सैंड। बेसिकली यहाँ पे बल्किंग ऑफ द सैंड के बारे में पढ़ते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली है क्या। बल्किंग ऑफ सैंड इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सैंड when it contains a small amount of moisture around 4 से लेकर 5% तक
This happens because a thin film of a water forms around the particles, creating an apparent cohesion between them. As a result, particles from loose cluster like a honeycomb, trapping more air and increasing the volume. Why it is happened? Dry sand has no moisture. Particles are close together. With a little water is added 4 to 5%. It forms thin water. ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया मैंने कि these particles stick together. जनरली बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली है क्या, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड, इसके बाद तो खत्म हो गया हमारा। बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली क्या है ना, इसको एक एग्जांपल समझो। क्या होता है ना कि जब भी हम बात करते हैं सैंड की ना, तो सैंड में कभी भी क्या नहीं होता है, कोहेजन नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि सैंड में कोहेजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सैंड में कोहेजन आ जाता है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। ये चीज मैंने क्या कर दी थी, आपको क्लियर कर दी थी, है ना, है कि नहीं। ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपको क्या दिया, आपको बोला है कि सैंड चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको क्या चाहिए, सैंड चाहिए। तो आपने बोला बजरी वाले को, कोई भी मतलब बालू वाले को, उसने क्या किया कि अपने ट्रक में क्या किया, अपना एक ट्रक लिया उसका प्यारा सा, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हमारा एग्जांपल है। क्या है हमारा एग्जांपल? ये हमारे को पता है क्या बताएगा कि बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में बताएगा। देखो हमें को क्या है कि हमें नीड है क्या, 1 टन ऑफ राइस जो है हमारे को अपने ग्रोसरी स्टोर्स में क्या है, नीडेड है, राइट। ये हमारा ग्रोसरी स्टोर है और ये क्या है, 1 टन ऑफ राइस जो है हमें बेसिकली क्या है, नीडेड है। अब 1 टन कितना होता है वो तो आपको पता ही है, कितना होता है, 10 क्विंटल होता है, ठीक है, यानी 1000 केजी होता है, राइट। अब 1000 केजी जो है वो राइस जो है हमें पता है, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल सच्चा था। लेकिन जैसे क्या होगी, बारिश होगी ना, है ना, बारिश, मान लो कि बारिश वाला सीजन है, चावल लाता था और क्या करता था, हमारे पास देता था, ठीक है। लेकिन बारिश होगी और उसको क्या पता लगेगा कि बारिश होती है तो चावल क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, राइट। चावल क्या है, फैल जाता है। अच्छा, चावल जो है थोड़ा सा इसका क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लेकिन वेट सेम रहा है। तो इसने क्या सोचा कि 1 टन जो चावल है उसमें से क्या करता हूं मैं, 200 केजी जो है वो मैंने क्या कर दिया, घर पे रख दिया। और बाकी का जो बाकी का कितना, बाकी का जो 800 केजी है वो ले जाके कहां पे रखता है, वो हमारे ग्रोसरी स्टोर पे रखता है, ठीक है। अब ऐसा करते करते क्या कर रहा है वो कि 1-2 बार तो ऐसा करता रहा, 5वें बार भी ऐसा करता रहा। लेकिन अगर मान लो कि ग्रोसरी स्टोर में क्या है, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग हुए या फिर आपको पता है कि भाई इतना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे कि इसका वेट करो। तो जब वेट करेंगे तो वो तो कितना आएगा, 800 ग्राम ही आएगा, 800 केजी ही आएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो चुका है, उसका इंक्रीज हो चुका है। तो हमें क्या पता है कि 800 ग्राम तो नहीं है, हमारे को तो वॉल्यूम चाहिए। तो सिमिलरली क्या कर रहा था वो, 800 केजी जो है वो 800 केजी जो है हमारे को दे रहा था और बोल कितना रहा था, 1000 केजी है। तो उसके दिमाग में क्या है कि 800 केजी इज इक्वल टू 1 टन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वो बढ़ चुका है अभी वॉल्यूम बारिश के टाइम पे, चावल का चावल खुल जाएगा थोड़ा सा, है ना, उसके बीच में क्या है, वॉइड चल जाएगी। सिमिलरली क्या होता है कि जैसे सैंड होती है ना, सैंड में क्या है, अपेरेंट कोहेजन होता है। अब कोहेजन यहाँ पे तो नहीं होता है। वैसे क्या होता है कि अगर हमारे को सैंड नीडेड होती है ना, तो समटाइम्स क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा 4 से लेकर 5% तक अगर जो हम क्या मिला दें, वाटर मिला दें, तो बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से क्या है, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से हमें क्या पता लग गया कि देखो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है लेकिन वेट तो बच्चे वही रहेगा, सेम रहेगा वेट। तो हमें क्या करना है कि यही बात है, यही चीज बोली कि बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर जो आप 4 से लेकर 5% तक क्या उसमें पानी मिला दोगे, तो अपेरेंट कोहेजन की वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो इनिशियली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वेट क्या है, सेम है, वेट तो चेंज नहीं होगा। और इस चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करो कि फुली सैचुरेटेड कर दो। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने अभी बताई है। मान लो कि बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से ये 2 सॉलिड जो है मिनिस्कस बना रहे हैं और ये जो है एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट मॉइस्चर बना रहे हैं। तो अगर आप एक्सेस वाटर कंटेंट इसमें इंक्रीज कर दोगे तो इसका मिनिस्कस क्या है, ब्रेक हो जाएगी। मिनिस्कस ब्रेक हो जाने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा कैपिलरी राइज होगा, जिसकी जो मिनिस्कस है ये नहीं बनेगी। अब मिनिस्कस नहीं बनेगी तो एक दूसरे के बीच में क्या है, टेंशन थी जो जिसकी वजह से क्या एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे थे, वो चीज नहीं होगी। अब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा, सेम आ जाएगा या फिर उससे भी कम आ जाएगा, है ना। क्योंकि क्या है, उससे भी कम आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे को बल्किंग ऑफ सैंड की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द बल्किंग ऑफ सैंड। इसका एग्जांपल भी बता दिया कि देखो सैंड मंगाई है। अब सैंड मंगाई है, हम यहीं पे बता दूं, मान लो कि आपने सैंड मंगाई है, ठीक है। आपने क्या बोला कि भाई लाओ, हमारे को फील्ड में सैंड की जरूरत है। तो हमने किसी भी ड्राइवर को बोला कि जाओ सैंड ले आओ, तो सैंड लाता है वो, ठीक है, कहीं से यमुना वगैरह से लाता है। और वो सैंड क्या है, बेसिकली क्या है, इसमें फिल करता है, सैंड फिल करता है 100%, ठीक है। और घर पे मान लो वो 20% रख देता है और 20% रख देता है और दोबारा से जितनी बची हुई है ना, वो सारी की सारी 80% क्या है, अपने कंटेनर में डाल देता है। लेकिन वॉल्यूम वाइज बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, 4 से लेकर 5% तक वाटर इंक्रीज कर देता है, वाटर जो है इसमें बढ़ा देता है, जिसकी वजह से 80% किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज 100% वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी बेवकूफ इंजीनियर होगा तो वो ये बोलेगा कि देखो ये तो 100% है, तो 100% के पैसे दे देगा। अब वो 20 के उसको क्या देगा, 20-30 हजार होते हैं इसके बालू के,
तो 20,000 पे उसको कंप्लीटली दे देगा। ऐसे 5-6 बार करेगा और लास्ट बार अपने घर से ही क्या करेगा, सारा का सारा प्रॉफिट ले जाएगा। तो यही जो चीज है ना, ये चीज जो है बल्किंग ऑफ सैंड की प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट करती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फुल्ली आप पानी से सैचुरेटेड कर दो, जैसे ही सैचुरेटेड हो सबमर्ज कर दो, सबमर्ज करोगे वैसे ही क्या होगा, ये हमारा मेनिस्कस टूट जाएगा, बल्किंग ऑफ सैंड की प्रॉब्लम जो है वहां से हट जाएगी। क्लियर हो गया बल्किंग ऑफ सैंड का हमारा जो भी कॉन्सेप्ट। अब देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट से ना कुछ टॉपिक्स हमारे को पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन सा है, कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। कॉन्टैक्ट मॉइस्चर में क्या पूछता है, सबसे पहले या तो अपैरेंट कोहेजन के बारे में पूछ लेगा आपसे, है ना, या फिर क्या पूछेगा आपसे, इन क्ले पार्टिकल साइज के स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में पूछ लेगा, जैसे कि वेरी हाई है, मीडियम है या लो है, या फिर उनकी साइज के बारे में पूछ लेगा। नेक्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द अपैरेंट कोहेजन, और हमारा क्या है, ये हमारा जो हमने बात की थी प्रेशराइज की, कि टॉप पे कितना रहेगा -H गामा और बीच में कितना रहेगा 0 और क्या रहेगा H गामा W। क्लियर हो गया इतनी बात कि प्रेशर डिफरेंस के बारे में आपसे पूछ लेगा। और बाकी का क्या है, दैट इज द HC40 cos अल्फा डिवाइडेड बाय कितना है R गामा W। ठीक है, ये चीज़ भी पूछ सकता है। ये वाले जितने भी डेरिवेशंस वगैरह मैंने कराए हैं ना, जैसे कि HC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये सब वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, जो भी हमारी कैपिलरी राइज के बारे के जितने भी डेफिनेशंस है या फिर उनसे जो भी डेरिवेशंस है उन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब हम सॉइल सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं 0.2D10 लिखते हैं, राइट, जिसको D/5 लिखते हैं, सॉरी D10 लिख दिया था, D5 लिखते हैं। ठीक है, और HC मैक्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज द 20T डिवाइडेड बाय द गामा W इंटू D10। ये चीज़ किसके लिए, सॉइल के लिए वैलिड है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के लिए वैलिड नहीं है, राइट। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको नहीं पढ़ने हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही पढ़ने हैं आपको, राइट। ठीक है, मैंने बताया वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर, फॉक्युलेटेड डिस्पर्स किस किस में बनता है, बस बाकी इससे ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया ना, वो बस आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो कि क्या क्या मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड किस तरह से बनता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स, वो जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए थे ना कि सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स किस में आएगा, ग्रेविटी फोर्स किस में आएगा, तो ये चीजें जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ठीक है, बाकी आपको मैंने बताया था ये जो है हमारे इलाइट मिनरल, केओलाइट मिनरल, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सॉइल वाटर खत्म हो गया। अब जो है लास्ट वन है, दैट इज द थर्ड चैप्टर, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या है हमारा, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब हमारा थर्ड चैप्टर जो है शुरू होने वाला है, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, जो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए आप बस इनको रिवाइज करो, जो जो मैंने बताया वो देखो, और बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देखना आपको इन क्वेश्चन।